एकांत। वे पर्चियां नहीं, जिंदगी की अर्जियां थीं, जिन्हें उसके मर्मांतक एकांत ने लिखा था। रीचल जब कमरे में घुसी तो जिंदगी की अर्जियों से जा टकराई। उसे अंदाजा न था कि 3 महीने से बंद कमरा किसी स्त्री की एकांत जिंदगी की अर्जियों से इस कदर भरा होगा। 25 साल की एक लड़की सहमी दबी सी उस एकांत में दुनिया के नाम, प्रेमी के नाम, समाज के नाम, माँ बाप के नाम और जिंदगी के नाम, दुनिया के सबसे छोटे छोटे खत लिख रही थी। सारे खत अनपढ़े थे, शायद पढ़ने के लिए लिखे ही नहीं गए थे। वे खत नहीं, करुण चीत्कार से भरे बवंडर थे। हर वक्त उस बंद कमरे में उठा करते और वहीं दफन हो जाते। लड़की के चेहरे पर बवंडर जैसे स्याही पोत गया हो। पर्चियों अर्जियों के बवंडर में धूल नहीं, स्याही उड़ा करती है। स्याही की सूखी परतें कमरे की हर चीज को ढक रही थीं। पलंग, कुर्सी, टेबल, दीवारें, फर्श सब उन अर्जियों से पटे पड़े थे जिन्हें वो हर वक्त लिखा करती थी। पिछले 3 महीनों में यही तो किया। बाहर तूफान उठाती रही दुनिया, वो बाहर न निकली सो न निकली। घर वाले दरवाजे खटखटा के हार गए। नहीं खोला तो नहीं खोला। कब चुपके से किचन से थाली उठा लेती और जीने लायक रोटी खाकर बचा हुआ खाना थाली समेत वहीं धर देती। किसी को पता ही नहीं चलता। वो जीना चाहती थी, इसीलिए खाती थी। जीना जरूरी था कि उसे जिंदगी के नाम बहुत से खत लिखने थे। वो काल बोझ से परे जा चुकी थी। उसे तो तब पता चला जब एक अजनबी अमेरिकन लड़की रेचल ने बताया कि वो 3 महीने से कमरे में कैद है। रेचल के लिए कैसे दरवाजा खोल दिया, उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। 3 महीने से कोई पुकार उसे सुनाई ही नहीं थी। सारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया था। बस कोई एक इंद्री जगी हुई थी जो हर वक्त अर्जियां लिखवाती जा रही थी। इसी इंद्री के अधीन थी वो इन दिनों। रेचल ने आंखों ही आंखों में कमरे का मुआयना किया। दोनों अजनबी थी एक दूसरे से। रेचल की निगाहें जहां फटी हुई थी, शाल्वी की निगाहें सपाट बंजर की तरह उसे डरा रही थी। शाल्वी चुपचाप पलंग पर आकर बैठ गई। रेचल थोड़ी देर ठिठकी रही। उसे एक पल को समझ ही नहीं आया कि बात कैसे शुरू करे, क्या कहे। वो पहला वाक्य बुनती रही भीतर। परिचय तो पहले ही दे चुकी थी दरवाजा खटखटाते हुए। आधा घंटा लगा। रेचल का गला सूख गया बोलते बोलते। क्या क्या नहीं कहा। अपने स्त्री होने का हवाला दिया, साथ होने का वादा किया, साथ कहीं दूर निकल जाने का भरोसा दिया, समाज से लड़ने का हौसला दिया, जिंदगी की दुहाई दी, उसे अपनी अस्मिता की याद दिलाई, पर सब बेअसर। दरवाजा पीटते पीटते, बोलते बोलते थक कर उसने माथा पीट लिया। अंत में वही बोल गई जो उसे नहीं बोलना था। सोचकर आई थी कि आशीष का नाम नहीं लेगी। उसे आशंका थी कि आशीष के नाम से भड़क सकती है, कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। वो अपनी स्त्री संवेदना को भुनाना चाहती थी। जिस संवेदना ने उसे इस दरवाजे तक पहुंचाया था, उसके तार वो शाल्वी से भी जोड़ना चाहती थी। रेचल ने उसे आशीष के खत के बारे में बताया और बताया कि वो बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर और उससे शादी करना चाहता है और उसे अमेरिका बुलाया है। ये सब बातें सुनकर शाल्वी ने भड़ाक से अनुत्साहित ढंग से दरवाजा खोला, जिसे इस वाक्य का कोई उत्साहजनक असर न हुआ हो उस पर। रेचल के साथ खड़ी शाल्वी की मां को जरा भी अंदाजा नहीं था कि शाल्वी एक अजनबी लड़की के आग्रह पर दरवाजा खोल देगी। आशीष का नाम उस दरवाजे के लिए पासवर्ड साबित हुआ था। रेचल ने अपनी तरफ से अंतिम अस्त्र छोड़ा था। उसे लग रहा था कि शायद खाली हाथ लौटना पड़ेगा। रेचल जब जनकपुरी की उस तंग गली में घुसी तो अंदाजा नहीं था कि भारत का उच्च मध्य वर्ग अभी भी तंग गलियों में बसता है।
वो तो गुड़गांव की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखकर आश्वस्त थी कि तंग गलियों से निकलकर लोग यहाँ शिफ्ट हो गए होंगे। शाल्वी के घर का पता छोटे से कागज पर लिखकर साथ लेकर वो गली में घुसी थी। अपने साथ आए पुरुष मित्र को उसने गली के मोड़ पर ही रोक दिया। पहली बार उसे साथ लेकर जाना ठीक नहीं लगा था उसे। पुरुष मित्र रोहन वहीं चाय के ठिए पर बैठ गया। रेचल गली में घुसती चली गई। एक आध छोटी छोटी दुकानें खुली हुई थी, उनमें कहीं कोई स्त्री बैठी दिखी तो कहीं कोई अधेड़। उसने कागज पर हिंदी में लिखा पता दिखाया। दुकान पर बैठी औरत ने हाथ के इशारे से बताया कि 100 मीटर आगे जाकर दाईं ओर मुड़ जाएं और फिर वहां किसी से पूछ लें। दोपहर में गली थोड़ी खाली खाली सी थी। रिक्शे साइकिल की आवाजाही थी, मगर भीड़ भड़क्का कम था। रेचल गली के अंदर धंसती चली जा रही थी। औरत के बताए गली के मोड़ से वो दाएं मुड़ी तो एक अधेड़ लड़खड़ाता हुआ आता दिखा, और कोई दिख नहीं रहा था कि किसी से पूछे। पक्की गली के दोनों तरफ बने मकानों के दरवाजे या तो बंद थे या प्रिंटेड मटमैले पर्दे लहरा रहे थे। ईंटें बदरंग हो चुकी थीं और कहीं कहीं प्लास्टर उखड़ कर लटक गया था। भारतीय बसंत इतना सूना और मटमैला होता है, रेचल पहली बार देख रही थी। इसके पहले वो एक बार भारत आई थी, फरवरी में। सीधे गुवाहाटी गई, जहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का लाइव डेमो देकर वापस न्यूयॉर्क लौट गई थी। दिल्ली भी ठीक से घूम नहीं पाई। फैब इंडिया से 2-4 कुर्ते लेकर ही भारत यात्रा संपन्न हो गई थी। भारत उसके भीतर धंसा था कि फिर आएगी जरूर, किसी न किसी काम के बहाने। उसे पता नहीं था कि दोबारा आएगी तो इस तरह कि जैसे जिंदगी की तलाश में निकली हो। जनकपुरी की उस तंग गली में जहां मकान एक दूसरे से गुथे हुए थे, लगता था एक गिरा तो दूसरा अपने आप भरभरा कर गिर पड़ेगा। इन मकानों को देखते हुए रेचल ने सोचा कि आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण तो इन गलियों में रहने वालों को चाहिए। रेचल को लगा कि उसकी सांसें घुट रही हैं गुत्थम गुत्था मकानों को देखकर। एक दूसरे पर चढ़ आने को आतुर मकान। कैसे इनके भीतर जिंदा लोग रहते होंगे? ऐसे मकानों को बदलते मौसमों का पता कैसे चलता होगा? बाहर ऊंचे बरामदों पर एक आध गमले में उगे पौधों से, या फिर गली में आने जाने वाले चेहरों से? कोई तो होगा जो मौसम का पता लाता होगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि बिना बाहर झांके भीतर कैसे जीते होंगे लोग। बसंत गायब है यहाँ सीमेंट के जंगल में। बसंत तो पेड़ों पर दिखता है, वेनिस के घरों की खिड़कियों पर लदे सदाबहार फूलों की तरह। सोचते सोचते उसे अपना घर याद आया। न्यूयॉर्क से 1 घंटे की दूरी पर लॉन्ग आइलैंड में बनी कोठियां कितनी रमणीक लगती हैं। घर के आगे पीछे घास के बड़े मैदान और पेड़ पौधों की कतारें। पीछे के जंगल से हिरण और खरगोश कभी भी अदृश्य इच्छाओं की तरह कुलाचे भरते चले आते हैं और लोप भी हो जाते हैं। ऐसे घर को छोड़कर कभी मैनहट्टन के अपार्टमेंट में जाने का मन न हुआ उसका। रोज ट्रेन से यात्रा करके न्यूयॉर्क स्थित दफ्तर आना मंजूर था उसे, मगर मकान पर सवार मकान बिल्कुल नहीं पसंद। जनकपुरी की गली में रहने वाले शाल्वी के परिवार पर उसे हैरानी हो रही थी। आशीष ने बताया था कि शाल्वी के पिता साउथ कोरिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का व्यवसाय करते हैं। सिर्फ माँ और बेटी दिल्ली में हैं। शाल्वी ने भी पढ़ाई देहरादून में की थी। इतना संपन्न परिवार इस गली में क्यों रहेगा, ये सोचकर वो चकित हो रही थी। गली के मोड़ से जैसे ही मुड़ी, हरे पीले रंग का 2 मंजिला मकान दिखाई देने लगा। तेजी से कदम बढ़ाए उसने। मकान का बरामदा गली की सड़क से मिला हुआ था। छोटा सा गेट था, भीतर से बंद। उसने गेट अंदर हाथ बढ़ाकर खोल लिया। खटखटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सामने दरवाजा था वुडन कलर का, नक्काशीदार। बाहर नेम प्लेट पर लिखा था शाल्व प्रसाद वर्मा, सुधा वर्मा और शाल्वी। समझ गई कि वो सही पते पर पहुंची है। बहुत साहस जुटाकर बेल बजाई। पहले बरामदे की खिड़की से कोई झांका। थोड़ी देर सन्नाटा सा रहा, फिर दरवाजा खुला। एक अधेड़ पुरुष और उनके पीछे अधेड़ औरत, जिनके चेहरे पर वीरानी छाई हुई थी। उन्हें देखकर उसे उजाड़ का बोध हुआ। ड्राइंग रूम में सजावट अच्छी थी, लेकिन सब प्राणहीन लग रहे थे।
जैसे मुद्दतों से उन्हें किसी ने छुआ ना हो। रेचल को देखकर दोनों थोड़े असहज हो उठे। रेचल ने आपदा प्रबंधन का कौशल दिखाते हुए उन्हें अपनी बातों से सहेज लिया। हिंदी मिक्स अंग्रेजी में वो काफी दक्ष थी, लेकिन उनके होश उड़ गए जब पता चला कि जिसकी खोज में वो यहाँ तक आई है वो पिछले 3 महीने से एक कमरे में कैद है और अपने घर वालों से भी बात नहीं कर रही है। बाहरी दुनिया से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। रेचल हतप्रभ थी। उसे यहाँ आने से पहले तक ऐसा कोई अंदेशा नहीं था। उसकी कल्पना से ये बात परे थी कि कोई लड़की खुद को कमरे में इस तरह कैद कर सकती है। वो व्यग्र हो उठी। अधेड़ दंपति ने बहुत रोका पर वो न मानी। उसने आश्वस्त किया कि एक बार उसे मौका देकर देखें, हो सकता है हालात सामान्य हो जाएं। पिता बोले, पहले जैसी तो नहीं हो पाएगी ना। माँ बोली, हमारी इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना, वो तो चली ही गई। रेचल हैरान थी, लेकिन भारतीय समाज की मानसिकता से अनभिज्ञ नहीं थी। इतना तो अध्ययन उसने कर ही लिया था कि किसी भी स्थिति को हैंडल कर ले। वो कमरे के अंदर बंद शाल्वी से बात करना चाहती थी। उसके पूर्व भगोड़े प्रेमी का पत्र उसको पढ़वाना चाहती थी। उसे अंधेरे से बाहर लाना चाहती थी। गहरे सदमे में डूबे अधेड़ दंपत्ति को उसने ड्राइंग रूम में ही रोक दिया। इतना सब कुछ करने के लिए रेचल को कितने पापड़ बेलने पड़े वही जानती है। किसी अजनबी विदेशी लड़की पर भरोसा इतना आसान कहाँ, वो भी हादसे वाले घर में। विश्वास बहाली जल्दी संभव नहीं होती। रेचल ने अपना पहचान पत्र सामने रखा, आशीष का मैसेज दिखाया, पत्र दिखाया, अपना पासपोर्ट, वीजा सब, और अंत में अपनी चाहत भी बताई। चाहत ने ही अधेड़ दंपत्ति को थोड़ा आश्वस्त किया। रेचल ने आशीष को अमेरिका फोन लगाया और वस्तु स्थिति बताकर फोन पर शाल्वी की माँ से बात करवाई। शाल्वी के पिता दीवार से टिककर गम में डूबे थे। शाल्वी की माँ फोन पर एक तरफा विलाप किए जा रही थी। रेचल ने फोन उनके हाथ से ले लिया। फोन पर आशीष गिड़गिड़ा रहा था। बाद में बात करने की बात कहकर रेचल ने फोन कट कर दिया। वो बहस करने की बजाय समाधान ढूंढने में यकीन करने वाली लड़की थी। अभी जिस मिशन पर आई थी वो चंद्र मिशन से उसे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। जीसस से दुआ कर रही थी मन ही मन कि सब कुछ योजना के अनुसार हो, कि मिशन सफल रहे। वो जिंदगी का पहला आपदा प्रबंधन था जिसमें वो फेल नहीं होना चाहती थी। ये सिर्फ जिंदगी ही नहीं, संबंधों के पुनर्वास का भी मामला था। फोन पर्स में रखकर वो दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। शाल्वी की माँ को रेचल किसी देवदूत की तरह लगी जो कलंक मुक्ति का संदेश लेकर उनके दरवाजे पर खड़ी थी। आशीष को फोन पर खूब कोसा, लेकिन मन ही मन आश्वस्ति जरूर हुई कि अब शायद उनकी बेटी का जीवन बदल जाएगा। आशीष शादी के लिए तैयार हो गया है, ये बड़ी खबर थी सबके लिए। शाल्वी भी तो इसी गम में डूबी है, शायद ये सुनकर खुश हो जाए। शाल्वी की शादी के बारे में सोचकर मन ही मन बहुत राहत मिल रही थी। अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई कि शायद उनकी बेटी अब इस सदमे से उबर आए, कमरे से बाहर निकले और दुनिया का सामना करे। कुछ भी करे, बस एक बार कमरे से बाहर तो निकले। वो उस भय से बाहर आना चाहते थे जिसने 3 महीने से उन्हें हलकान कर रखा था। हर पल वो इस डर में जीते थे कि पता नहीं कब क्या अनिष्ट घट जाए। पता नहीं वो लड़की बंद कमरे में क्या कर गुजरे। पिछले 3 महीने से वो होश में नहीं थे। पिता कोरिया का व्यवसाय छोड़कर घर में कैद हो गए थे और माँ सिर्फ दूध की थैली या सब्जी लेने ही बमुश्किल बाहर जा पाती थी। इतने में ही 100 बार मरती जब आते जाते लोग अजीब नजरों से घूरते या कोई औरत टिप्पणी कर देती। आपकी बेटी के साथ ही हुआ था ना? दूध की थैली लिए वो सरपट भागती घर की ओर और घर आकर देर तक सुबकती रहती। बेटी के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से चिल्लाती और वहां से कहीं दूर चले जाने की बातें करती, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आती। बेबस असहाय माँ के मुंह से बेटी के मरने की बद्दुआ निकल जाती। अंदर से आवाज आती, महीन सी, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज लीव मी अलोन।
उसके बाद फिर वही चुप्पी। माँ देर तक सुबकती रहती। विलाप का दौर लंबा चलता और पिता माथे पर हाथ रखे सोफे पर पसर जाते। जिंदगी सबके लिए जैसे एक सवाल बन गई थी। 3 लोगों की आहों और कराहों की भट्टी में तब्दील हो रहा था घर। तीनों चाहते थे कि उनका घर समूचे मोहल्ले से कटकर समंदर में बहने लगे, किसी द्वीप में बदल जाए या फिर किसी निर्जन प्रदेश में वे उससे बाहर आए। मगर पुरखों के मकान आसानी से कहाँ हिलते हैं। उनकी आत्माएं उसकी बुनियाद को सैकड़ों साल बचाए रखती हैं। यही एहसास शाल्वी के पिता को न होता तो कब का इस घर को छोड़ दिया होता। पुश्तैनी मकान का मोह बहुत बड़ा होता है। इस घटना के बाद उन्हें लग रहा था कि सारे पुरखे मानो मकान छोड़कर विदा हो गए हैं। उन्हें भी अब इस घर को छोड़ देना चाहिए। वो किसी अनजान नगर में बस जाना चाहते थे जहां कोई 10 सवाल ना पूछे, जहां निगाहें उन्हें सजा याफ्ता मुजरिम की तरह ना घूरे, जहां उनकी बेटी को मुंह ना छिपाना पड़े, उसे बुर्का पहनाकर अदालत ना ले जाना पड़े। मगर जाएं तो जाएं कैसे? अंदर कमरे में बंद शाल्वी तक उनकी आवाजें ही नहीं पहुंचती। जैसे बेटी बाहर निकलकर बात करे तो जाएं कहीं। जब मन होता है अपने आप चुपके से निकलकर जरूरी सामान लेती है और फिर कमरे में खुद को कैद कर लेती है। दोनों धड़कते दिल से रेचल के पीछे खड़े हो गए थे और दरवाजा खुला। रेचल को लगा चंद्रयान के बाहर पूरा अंतरिक्ष अपने रहस्यों के साथ उपस्थित हो गया था। छोटे से कमरे में ग्रहों नक्षत्रों की तरह छोटी छोटी पर्चियां दीवारों में चिपकी हुई थी। बंद कमरा गंधा रहा था। महीनों से धूप हवा पहुंच नहीं पाई हो जहां, तो वहां कैसा लगेगा। कमरे में घुटती हुई सांसों की गंध और गरमाई भरी हो, जैसे जो छोड़ी तो गई मगर बाहर नहीं निकली, दीवारों पर चिपक कर रह गई हूं नमी बनाती हुई। रेचल ने बात करने से पहले खिड़की खोली, पर्दा हटाया। सामने सटी हुई छत पर कोई युवा स्त्री आवाजाही कर रही थी। रेचल को समझ में आया कि इस कमरे की खिड़की क्यों बंद रहती है। सटी हुई छत पर जाने कितने लोगों की आवाजें आती होंगी, उनकी चहलकदमियां होंगी, फुसफुसाहटें होंगी। अपने निर्वासन में अकेली लड़की बाहर के दृश्यों और आवाजों से बेजार हो चुकी होगी। इस एकांत में क्या कर रही हो आप? मैं आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मगर मैं आपसे बात करने और किसी का मैसेज देने के लिए आपको बाध्य हूँ। रेचल हौले से मुस्कुराई। इट्स माई लाइफ, जैसे चाहूं रहूंगी। मेरे प्रतिरोध का तरीका यही है। आई अंडरस्टैंड। रेचल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी दुबली पतली सूखी हथेलियों को थामना चाहती थी। कई बार किसी को स्पर्श से भी जान जाते हैं। देह गंध और दैहिक स्पर्श व्यक्तित्व के अनजाने अनछुए रहस्यों को खोलते हैं। वो छूना चाहती थी उसे, ताकि तुरंत आत्मीयता की नरमाई उसके भीतर रोक सके। लेकिन शाल्वी सख्त हो चली थी। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। मैं आपसे कोई बात नहीं कर पाऊंगी। शाल्वी ने दुबली बाहें उठाकर दरवाजे की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी शाल्वी। तुम बात करो या ना करो, मैं जिस मकसद से आई हूं उसे पूरा किए बिना तो हिलूंगी भी नहीं यहाँ से। तुम चाहो तो धक्का दे सकती हो। रेचल मुस्कुराई। शाल्वी ने मुंह फेर लिया। थोड़ी देर माहौल बोझिल रहा। मैं क्या बात करूं आपसे, बस अपने आप को खोज रही हूं। जिंदगी के कुछ जरूरी सवालों के जवाब ढूंढ रही हूं। शाल्वी उसकी तरफ घूमी। दोनों आंखें बेआबान थी, गहरे धंसी हुई, जैसे बहुत कोशिश करके पुतलियां ऊपर आ रही हों। रेचल अंदर से हिल गई। इस एकांत में, निर्वासन में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया से भागो मत, सामना करो, तभी ढूंढ पाओगी खुद को। जितना मुंह छिपाओगे लोग उतना ढूंढेंगे तुमको, शर्मिंदा करेंगे। डटकर जवाब दो। तुम गुनहगार नहीं हो, ना ही तुमने कोई पाप किया है।
बाहर निकलो। रेचल ने बोलते बोलते दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। मार्च के हल्के गुनगुने मौसम में सीलिंग फैन हाई स्पीड पर चला दिया। दीवार पर लगी सारी पर्चियां फड़फड़ाने लगी और उनके फड़फड़ाने की अजीब सी ध्वनि से कमरा भरने लगा। छोटी दुबली पतली क्षीणकाय शाल्वी कभी सख्त कभी सहमी संदिग्ध निगाह से रेचल को देख रही थी। लंबी छरहरी रेचल ने गौर से देखा उसे। बहुत सुंदर गुलाबी होठों वाली लड़की मुरझा चुकी थी। रेचल ने दीवारों पर चिपकी हुई पर्चियों को पढ़ना शुरू किया। आई एम द बेस्ट। आई एम नॉट गिल्टी। मुझे क्यों गुनहगार समझा गया? आई एम सॉरी अम्मा। आई विल बी बैक सून। प्लीज लीव मी अलोन। आई एम नॉट अ बॉडी। आई एम अ सोल। आई एम द बेस्ट। आई लव माई लाइफ। तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम कायर हो। तुम भी आखिर एक टिपिकल इंडियन मर्द ही निकले। मैं एक खोई हुई मौज हूँ। जीवन के दुखों से कोई भाग नहीं सकता। आंसू दुख को धो पहुँच देता है। हंसी उसे चमका देती है। रेप में स्त्री आनंद नहीं लेती, समझे? देह एक पवित्र अवधारणा है। लिव इट। अंधेरा ही स्थायी रिलीफ होता है। रोशनी छलावा। प्रेम एक असंभव क्रिया है। डोंट रिपीट इट। अपने अकेलेपन के खंडहर में मैं सेफ हूँ। आई एम द बेस्ट हर चौथी पांचवी पर्ची पर इस पंक्ति का दोहराव था। जाने कितनी बातें, फरियादें, अर्जियां जिंदगी की अदालत में दाखिल हो रही थी। बेड पर कुछ पन्ने रखे थे, कुछ लिखा था उन पर। रेचल जितना पढ़ सकती थी पढ़ गई। सारी पर्चियां पढ़ने का न धैर्य था न समय। शाल्वी ने बेड की तरफ इशारा किया जहां डायरी के कुछ पन्ने दिखाई दे रहे थे। हौले से हाथ बढ़ाकर डायरी और उसके बिखरे पन्ने उठा लिए। नींद की सीढ़ियां चढ़ते उतरते हर बार कांप जाती हूँ। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए लगता है बांस की सीढ़ी चढ़ती हुई मानो अनंत में जा रही हूँ। निद्रा लोक नहीं दिखाई देता, बस लगातार चढ़ती और उतरती हुई खुद को फील करती हूँ और भक से आंख खुल जाती है। नींद की दुनिया अंधेरा पर्दा है जिस पर सपनों की फिल्में चलती रहती हैं। और जागते हुए जागना भी तो आतंक है मेरे लिए। दूसरे पन्ने पर लिखा था, ये आवाज कुछ अलग सी है, कुछ कह रही है मानो। सपनों से खोजती हुई हकीकत तक आ पहुंची है। कैसे अनदेखा करूं इस आवाज को? बहुत अपील है इस आवाज में। माँ और पापा की आवाजें अब बंद हो चुकी हैं। पिछले 3 महीने से किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। सारी आवाजें जैसे गुप्त तहखाने में जाकर सो गई हैं। कमरे में बस मैं हूँ, अर्जियां हैं और नींद के कुछ अधूरे टुकड़े। एक दूसरे पन्ने पर पूरी कहानी लिखी थी। दहशत का एक साया अक्सर आधी रात को अंधेरे कमरे में उतरता है और मेरी काया में प्रवेश करता है। कभी मुझे दबोच लेता है, मेरे गले पर कोई नुकीला हथियार रख देता है, अपने पंजे मेरी गर्दन में गड़ाता है और पैरों से मेरी दुबली पतली छोटी सी देह को लॉक कर देता है। साया कान में बुदबुदाता है और उसकी बात न मानने पर जान से मार डालने की धमकी देता है। साया मुझ में अंधेरे की तरह उतरता चला आ रहा है। रगों का सारा उजाला बाहर आ गया है छिटक कर। मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रही हूँ। मेरी सांसें घुट गई हैं। मुझे लगा मैं मर गई। साये ने मुझे झकझोरा। मैं हल्के होश में आई और मुझे लगा, अरे मैं बच गई। नुकीली चीज चुभती रही गर्दन पर। हल्का जख्म लगा होगा, कुछ रिसाव सा महसूस हुआ गर्दन पर। मैं अचेत पड़ी रही। उस वक्त मैं मरना नहीं चाहती थी। जीने की इच्छा बलवती हो रही थी। मुझे लगा अगर मैं विरोध ना करूं तो शायद बच जाऊं। विरोध करूंगी तो शायद मार देगा। हल्के अंधेरे में उसकी आंखें बनैले पशु की तरह चमक रही थी। मैं जिंदा रहना चाहती थी।
ताकि इससे बदला ले सकूं। मैं जिंदा रहना चाहती थी कि मुझे आशीष से प्रेम था और मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। उसके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी मैंने। साये ने मुझे अचेतावस्था में गली के मोड़ पे लुढ़का दिया। मेरे मोबाइल का नंबर लिया। मैं लड़खड़ाती हुई उठी कि मोबाइल बजा। उसी साये का फोन था जो मेरी कैब का ड्राइवर था, जिसके साथ मैं पब से पार्टी करके देर रात घर लौट रही थी। फोन पर ड्राइवर मुझे धमका रहा था। मैं जब कंकड़ धूल से भरी गली के मोड़ पर लुढ़का दी गई, जब वे कंकड़ जोर से चुभे, मेरी चीखें निकलीं, तब मुझे अपने जिंदा होने का एहसास हुआ। नवंबर की ठंडी रात की सर्द हवाओं ने मुझे होश दिलाया कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं जीना चाहती थी। कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और जाती हुई कार की नंबर प्लेट की फोटो खींच ली। तभी फोन की घंटी बजी। इतनी रात किसका फोन होगा? शायद आशीष होगा। चिंतित होगा कि घर ठीक ठाक पहुंची या नहीं। पर वो एक अनजाना नंबर था। उधर से कैब ड्राइवर की धमकी सुनाई देती रही और फिर फोन कट गया। जब कार नजरों से ओझल हो गई तो मैंने वही किया जो एक जिंदा मनुष्य को करना चाहिए था, जिसके लिए मैं जिंदा रहना चाहती थी। उसके आगे डायरी में कुछ नहीं लिखा था। रेचल ने सवालिया निगाह से अंधेरों से जूझती हुई स्याह छाया में बदलती जा रही शाल्वी की तरफ देखा। सुबह तक ड्राइवर पकड़ा जा चुका था। आशीष को ये शिकायत है कि मैंने रेप की बात पहले पुलिस को क्यों बताई। यही शिकायत मेरे पेरेंट्स को भी है। सबका कहना है कि पहले इन्हें बताना चाहिए था और फिर सब मिलकर सोचते कि क्या करना है। हो सकता है बात को दबा ही देते, किसी को क्या पता चलता। लेकिन मैं नहीं चाहती थी ऐसा। मैं जानती थी कि घर वालों को बताने का क्या हश्र होगा। हम अपने पेरेंट्स को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी नजर में मेरी इज्जत चली गई, उनकी भी गई। मेरी नजर में इज्जत विज्जत माई फुट। मेरा आत्मसम्मान गया कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई। लेकिन क्या? रेचल ने उसे चुप देखकर टोका। उसकी आत्मा कराह रही थी। उसके जीवन का ये पहला मामला था जब रेप जैसी जघन्य वारदात से गुजर चुकी कोई लड़की सामने खड़ी अपनी बात बता रही थी। I felt as if I was raped twice. रेप मेरी देह का नहीं, मेरी आत्मा का हुआ, और वो भी एक बार नहीं, दो बार। Once by the rapist and then by Ashish himself. देह के जख्म तो भर गए, लेकिन आत्मा के जख्म जिंदगी भर नहीं भरते। रेचल अवाक होकर सुनती रही। कितने तूफान सीने में दबाए बंद थी ये लड़की। उस वक्त एक साथ कई तरह के भावों से गुजर रही थी। शाल्वी के प्रति अगाध सहानुभूति, आशीष के प्रति गुस्सा, रेपिस्ट के प्रति भयंकर घृणा। शाल्वी का बोलना जारी था। जब उसने कहा कि ये बात तुम्हें पुलिस को नहीं बतानी चाहिए थी और मुझे भी नहीं, किसी से भी नहीं, किसी को क्या पता चलता। तुम कौन सी वर्जिन हो यार, किसको शक पड़ता। छी, इतनी गंदी बात कोई कैसे कर सकता है। आशीष का ये भी कहना था कि तुमने रेप का आनंद लिया। तुम डरी क्यों? क्या करता? जरा सा जख्म वख्म तो बनता। तुम जूझती तो सही उससे। हो जाने दिया तुमने रेप। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई लड़की रेप कैसे हो जाने देगी। निर्भया का केस देखो, क्या हालत हो गई थी उसकी। मरते मर गई पर रेप नहीं होने दिया। ओह, तो तुम चाहते थे कि मैं मर जाती आशीष? शाल्वी कंपाते हुए बोल रही थी। रेचल ने उसके कंधे पर हाथ धर दिया। दुबली काया कितनी ठंडी हो गई थी। डर से या पता नहीं क्यों कमरे में पड़ी हुई इकलौती कुर्सी पर शाल्वी को बिठा दिया। शाल्वी की माँ भी कमरे में आ गई थी। वो भी इसी बात की शिकायत कर रही थी कि हमें बताने से पहले ही इसने पुलिस को फोन कर दिया। ये सब सुनकर शाल्वी
गुस्से से कांप रही थी, चेहरा लाल भभू का। माँ डर गई और वापस लौटने लगी। आपको आपको शर्म आ रही है ना कि आपकी बेटी के साथ रेप हुआ है? आपकी इज्जत चली गई। आप लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं सब समझ रही हूँ। मैं हमेशा के लिए आप लोगों को आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। शाल्वी हाथ जोड़े अपनी माँ से गुहार कर रही थी। रेचल ने स्थिति की नजाकत को समझते हुए सबसे विदा मांगी। इतनी राहत काफी थी कि शाल्वी खुलकर बात कर पा रही थी और उसके अंदर का मवाद काफी हद तक बह रहा था। रेचल ने वादा किया कि वो कल फिर आएगी, मगर वो कमरे में खुद को इस तरह कैद नहीं करेगी। शाल्वी कुछ नहीं बोली, मौन दीवारों को घूरती रही। उसने एक खत पकड़ा दिया और कहा, इसका जवाब लेने कल फिर आऊंगी। रेचल मुस्कुराते हुए बाहर निकली ही थी कि शाल्वी की माँ उसके पास आई। लगा कुछ कहना चाहती है। वो शाल्वी को बाहर घुमा के लाने की बात कर रही थी, लेकिन बुर्का पहनाकर। रेचल को बहुत हैरानी, गुस्सा और तरस तीनों एक साथ आए। अच्छा हुआ उसका परिवार सालों पहले अमेरिका में बस गया। भारतीय समाज, माँ बाप अभी तक भी नहीं बदले। उसने शाल्वी के पापा की तरफ देखा और कहा, अंकल, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। आमतौर पर लड़कियां इतनी बहादुरी नहीं दिखाती। केस रजिस्टर ही नहीं होते तो अपराधियों को शह मिलती रहती है, घटनाएं घटती रहती हैं। कहीं तो ये सिलसिला रुकना चाहिए ना अंकल। लड़कियां जब तक हिम्मत करके सामने नहीं आएंगी तो अपराधी कैसे पकड़े जाएंगे? अपराधियों में खौफ होना जरूरी है। शाल्वी के पापा बिलख पड़े। आप लोगों को शाल्वी का मनोबल तोड़ना नहीं चाहिए। एक लड़की की ताकत उसका परिवार होता है, जो उसके हर डिसीजन में उसके साथ खड़ा होता है। कुछ पल के लिए दुख से, क्षोभ से रेचल का गोरा चेहरा रक्तम हो उठा था। कुछ पल सन्नाटा छा गया। रेचल ने कंधे उचकाए। दुख की लहरें उसके भीतर बैठ रही थी। भीतर में लहरें इतना उत्पात मचाती हैं कि उन्हें रोकने की कोशिश में गले में कुछ अटक सा जाता है। किसी तरह खुद पर नियंत्रण करके उसने अपना ध्यान भटकाना चाहा और वो थोड़ी देर उनके पास और रुक गई। अगले दिन वो बदले हुए माहौल की उम्मीद लेकर घर में घुसी थी। उस दिन ठान कर आई थी कि मिशन कंप्लीट कर लेगी, आशीष और शाल्वी को मिला देगी। उसे गली में जाते हुए आशीष पर बेहद गुस्सा आ रहा था। दफ्तर का सबसे शांत लड़का कितना दर्द समेटे बैठा था अपने अंदर। जरा सी सहानुभूति पाते ही भर भरा कर गिर पड़ा। रेचल को यकीन ही नहीं हुआ कि शांत सा दिखने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी गर्लफ्रेंड को केवल इसलिए छोड़ आया कि उसका रेप हो गया। अब वो वर्जिन नहीं रही, वो मैली हो गई थी, या इसलिए कि उसने रेप के वक्त संघर्ष नहीं किया, उसने रेप का आनंद लिया, बाद में गिल्ट हुआ तो पुलिस को कंप्लेंट की, उसे मुसीबत में छोड़कर अमेरिका भाग आया। कायर कहीं का। पहला शब्द यही निकला था उसके मुंह से। एक बार की मन हुआ कि मदद से इनकार कर दे, लेकिन भारत जाना ऑफिशियली तय हो चुका था। मना करते नहीं बना। फिर रह रहकर उसे उस अनजान लड़की शाल्वी की भी चिंता सताती। उसकी मनोदशा के बारे में सोचती कि जिस वक्त उसे अपने प्रेमी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उसे छोड़कर भाग गया। क्या अब तक वो इस कायर के इंतजार में होगी या फिर भूल चुकी होगी? किस हाल में होगी? रेचल का कोमल मन पिघलता रहा। आशीष पछताता रहा और गिड़गिड़ाता रहा। सीधे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, पर अब वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार था और वो उसे अमेरिका बुलाकर उससे शादी करना चाहता था और कभी लौटना नहीं चाहता था भारत, उस शहर, उस गली जहां हादसों की स्मृतियां हों। रेचल ने मदद के लिए हाँ कर दी। उसने लंबा सा खत लिखा। उस खत को रेचल ने नहीं पढ़ा। वो चौंक गई जब शाल्वी ने बंद लिफाफा उसे वापस कर दिया। आज शाल्वी फ्रेश लग रही थी। कमरा साफ लग रहा था। काम वाली बाई उसे घूर रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी पर्चियां समेटने में लगी थी। उस कमरे की इकलौती कुर्सी पर
रेचल को बैठने का इशारा किया। शाल्वी का टोन आज कुछ बदला हुआ था और उसने कहा कि जब मुझे बहुत जरूरत थी उसकी, कहाँ था वो? न मेरी नींदों में, न मेरे सपनों में, न मेरे रुदन में। अब क्या फायदा? ही इज ऑल्सो अ रेपिस्ट। उससे शादी करने अमेरिका क्यों जाऊं जब उसमें इतना साहस नहीं कि इस गली से, इस घर से, इस शहर से मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने मुझे ले जाए। तो मैं क्यों उसके इस गर्व की भागी बनूं कि उसने एक रेप विक्टिम से शादी की, पतिता का उद्धार किया। आई एम सॉरी रेचल, आई अप्रिशिएट यू। आपने जो किया वो कोई भी किसी अजनबी लड़की के लिए नहीं करता। यू डिड। मैं तब नहीं मरी तो अब क्या मरूंगी? शायद मुझे कुछ वंडर करना है इस दुनिया में। मैं वापस नौकरी ज्वाइन करूंगी। बस इस गली मोहल्ले में नहीं रहना चाहती। मैं कोरिया भी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी और लड़ूंगी। मुझे कोई डर नहीं। मुझे ऐसी जगह नहीं रहना जहां बुर्का पहनकर बाहर निकलना पड़े, सवालिया नजरें मुझे घूरती रहें या फिर किसी की आंखों से सहानुभूति की बूंदें टपके। वो थोड़ी देर चुप रही। उसे देखकर लगा कि वो शायद कुछ और भी कहना चाह रही थी। मैं गुड़गांव शिफ्ट हो रही हूँ। कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ। उसने निर्णायक ढंग से अपना फैसला सबको सुना दिया। उसकी माँ बहुत नाराज हो गई और उसे आशीष से शादी कर लेने की जिद करने लगी। रेचल ये सब देखकर दुखी हो गई। उसकी आंखें भर आईं। आशीष का कातर चेहरा दिखाई देने लगा। कैसे यकीन दिलाए उसे कि अब भी उतना ही प्रेम करता है। बस वो डर गया था उस समय, समाज से, परिवार से। उस वक्त हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब अपना प्रेम वापस पाना चाहता है। शाल्वी, किसी को बदलने का समय तो देना चाहिए। उसने अपनी गलती मान ली, सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए उसे। जानती हूँ आशीष ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन माफी तो बनती है। रेचल ने सोचा, अब आशीष को क्या मुंह दिखाएगी? वादा करके आई थी कि उसका प्रेम वापस दिला देगी। फोन पर दोनों की बात भी करवाना चाहती थी। रेचल को लगा उसके हाथ से पुण्य छिन गया। मिशन फेल। चंद्रयान अपनी कक्षा से भटक गया है। उसका संपर्क धरती से टूट गया है और वो अकेली आकाश गंगाओं के बीच चक्कर काट रही है। दूर एक ग्रह धीरे धीरे लोप हो रहा है।